Let's go. वेलकम नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मेरा इस चैनल को बनाने का कारण सबसे पहला ये था कि मुझे नहीं लगता था कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मैं सुनूं, ऐसा कोई चैनल इंडिया में था और शायद आज भी नहीं है ना। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्चुअल में किसी का अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। देखिए, जब आप छोटे होते हैं, जब आपको बिल्कुल अकल नहीं होती, तो आप एक चीज़ को देखते हैं और एक अलग विचार बनाते हैं। फिर जैसे जैसे आपको अकल आती है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस चीज़ को देखते हैं और तब आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। मुझे ये नहीं लगता था कि इंडिया में किसी के पास भी कोई नज़रिया है। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि मैं जो इंग्लिश के वीडियोज़ में सुनता था ना, वही मैं उनसे भी सुनता था। और जब मैं इंग्लिश के वीडियो में जो सुन रहा हूँ और वही मैं आपसे सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप किसी और का नज़रिया कॉपी कर रहे हैं, ना कि अपना नज़रिया अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसका कारण ये होता है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, मैं काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया आपको, 37-38 के आसपास हो जाऊंगा मैं 2-4 दिन में। और मैं उस समय की जनरेशन का हूँ जब हम किताबें पढ़ा करते थे। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे किताबें, ये कुछ भी नहीं है। मेरा कमरा ऊपर हुआ करता था, मतलब यहाँ से 2nd फ्लोर में हुआ करता था, मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। और वहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी लाइब्रेरी है, आपको 100 से ज़्यादा किताबें मिलेंगी वहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं उस जनरेशन में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे किताबें पढ़ी जाती थी, और उस वजह से हमारा कंजम्पशन जो था एजुकेशन का, वो अलग था। आप लोगों का कंजम्पशन जो है एजुकेशन का अलग है। कहने का मतलब यह है कि हम अगर पराठा और रोटी खाते थे ना बचपन में, तो आप लोग बर्गर खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सारे जो मेरे कंपटीशन है वो काफ़ी कम उम्र के हैं, तो उनमें नॉलेज की कमी का कारण ये नहीं है कि वो बेकार हैं या मुझसे कम मेहनत करते हैं। उनका कारण ये है कि उनको पढ़ने की आदत नहीं है। मैं जब तैयारी करता हूँ तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, वीडियोज़ नहीं देखता हूँ। क्योंकि देखिए, वीडियो एक अलग चीज़ होती है ना। वीडियोस में क्या होता है कि आप चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एंटरटेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहीं पे कुछ जो जानकारी होती है ना, वो एंटरटेनिंग नहीं होती है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ कि मेरा एम हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि जब कोई भी मेरा वीडियो देखकर उठे तो उसके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और मेरे को उम्मीद है कि जब कभी आप मेरा वीडियो देखकर उठते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा नॉलेज होता है। ऐसी ही एक कोशिश हम आज करेंगे, है ना। वैसे तो दुनिया भर की बकर वाली वो होती हैं खबरें, उन पे हम बात करते रहते हैं क्योंकि करना पड़ता है। आज थोड़ा सा अलग बात करेंगे। आज बात करेंगे एक फाइटर पे की बात इसलिए करेंगे क्योंकि रिसेंटली एक चीज हुई है जिसने वापस से इस बहस को आपके सामने ला दिया है, ठीक है ना। तो हम फाइटर पे के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड दूसरे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसकी वजह से ये सारा वीडियो बनाने का विचार मुझ पे आया, और वो घटना थी वंडर बॉय थॉमसन को लेकर। हम सभी को पता है कि वंडर बॉय थॉमसन की जो फाइट अभी रिसेंटली होने वाली थी, जो कैंसिल हो गई, और फाइट कैंसिल होने का कारण ये था कि मिस्टर परेरा जो है, मिशेल परेरा ओवरवेट आए। और ओवरवेट आए तो जब कोई भी फाइटर ओवरवेट आता है तो ये प्रक्रिया फॉलो की जाती है। नंबर 1, जब वो ओवरवेट आता है तो देखा जाता है कि कितना ओवरवेट है। अगर 20% के आसपास है ना, 20% से ऊपर, तो आपका 20% नहीं, हाँ लगभग 20% से ऊपर है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कमीशन जो भी होता है ना, फाइटिंग कमीशन, वो फाइट को आगे बढ़ने से ही इनकार कर देता है। बट अगर फाइट वेगस में हो रही है ना, तो आप ये मान के चलिए कि वहां का कमीशन ज्यादा उंगली करता नहीं है। ये फाइट यूटा में हो रही थी, तो यूटा के कमीशन ने भी कुछ ज्यादा उंगली नहीं की। वो डिसीजन जो है उनने प्रोमोटर पे छोड़ दिया कि हम बीच में नहीं आएंगे, आप बताओ आपको जो भी करना है। तो जब बात यूएफसी पे आती है ना, तो यूएफसी से पूछा जाता है, यूएफसी जो है ये चीजें करता है। पहली, जिस फाइटर ने जो वेट कट किया था, वेट कट जो पूरा नहीं कर पाया, जो इस केस में मिशेल परेरा है,
सबसे पहली बात तो ये तय कर लेते हैं कि इसकी फीस जो भी मैच फीस है वो कटेगी, और जो हिस्सा कटेगा वो जाएगा किसको, आपके जो फाइटर जो इससे फाइट करने वाला है उसको। पर कितनी कटेगी ये डिसाइड होता है उस फाइटर से नेगोशिएशन के बाद। तो इसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है यूएफसी का, वो होता है कि सामने वाला फाइटर के पास जाने का और उसको बोलने का कि ये फाइटर जो है 4 पाउंड एक्स्ट्रा है तो हम इसको 20% देंगे। तो वो बोलेगा नहीं मेरे को 40% चाहिए, तो बोले ठीक है हम तुमको 40% देंगे, तुमको फाइट करना पड़ेगा। अगर निगोशिएशन हो जाता है तो फिर दोनों फाइट करते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फाइटर को पूरा अधिकार होता है कि वो फाइट करने से मना कर दे, ठीक है ना। जब वो फाइट करने से मना कर देता है तो अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार वंडर बॉय थॉमसन ने तो पूरा कैंप किया, उसने वेट कट भी किया, उसने 170 पाउंड वेट कट करके 170 पाउंड वेन किया, यानी कि उसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि उसको कम से कम विन मनी ना मिले तो ना मिले, शो मनी तो उसको मिलनी चाहिए। अब यहीं पे हम गलती करते हैं। यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक कंसेप्शन है, हमारे दिमाग में एक बात है कि विन मनी अलग होती है और शो मनी अलग होती है, ठीक है ना। बट ऐसा है कि यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में विन मनी तो है, विन मनी का क्लॉज तो है, पर शो मनी का क्लॉज नहीं है। क्लॉज है फाइट का, है ना। यानी कि यूएफसी पे डिपेंड करता है कि वो तुमको शो मनी देना चाहती है तो दे देगी, कई बार देती भी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बैकअप फाइटर्स है ना उनको सिर्फ वेन करने के लिए पूरा शो मनी मिलता है। जैसे कि हम देखेंगे माइकल चैंडलर को कई बार मिला है, इस्लाम बैकअप था कि नहीं पता नहीं, पर जो है उनको जो वेन करने पे ही पूरा शो मनी मिल जाता है। शो मनी जो होता नहीं है, जो फाइट मनी होता है ना वो मिल जाता है, विन बोनस नहीं मिलता है। वैसे कई फाइटर हैं जैसे इजी अदेसानिया, ब्लॉकोविच, परेरा, इनके में विन मनी भी नहीं होता है। इनके में आप फाइट करेंगे तो आपको इतना मिलेगा बस, जीते या हारे। पर कुछ फाइटर होते हैं जिनमें होता है ना कि फाइट और विन मनी होता है। तो जब फाइट और विन मनी होता है तो अब ये यूएफसी पे है कि अगर आपने वेट कट किया है, वेन किया है, तो उसको फाइट मनी आपको देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करता है यूएफसी पे। कई फाइटर्स को यूएफसी देता है और कई फाइटर्स को नहीं देता है। यहां पे वंडर बॉय को नहीं दिया गया, यानी वंडर बॉय ने पूरा कैंप किया, पूरी मेहनत की 3 महीने तक, या फिर कम से कम रेगुलर कैंप जो होते हैं वो फिर भी 6 से 8 वीक के तो होते ही होते हैं। तो भी हम मान लें कि 2 महीने तो मेहनत की, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, वेट कट किया, वेन किया, सब कुछ किया, उसने कोई भी गलती नहीं की। अब जब यूएफसी ने उसको फाइट ऑफर की 4 पाउंड लेस करके, तो उसने फाइट करने से मना कर दिया जो कि उसका अधिकार था। वहीं यूएफसी ने उसको पैसे देने से मना कर दिया जो कि उसका अधिकार था। पर यह नियम जो है कहीं पे लागू होता है, कहीं पे नहीं होता है, यानी कि कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं है। यानी कि अगर कोई फाइटर वेइन करने के बाद फाइट करने से मना कर देता है तो सभी को नहीं मिलना चाहिए पैसा फाइट का, पर ऐसा नहीं होता है, कई फाइटर को मिलता है। तो क्यों मुझे लगता है कि यूएफसी ने एक्चुअल में वंडर बॉय को मना कर दिया? पहले ये बताते हैं कि क्यों मना कर दी, फिर बात करते हैं कि वंडर बॉय ने क्यों मना किया होगा। वंडर बॉय को पैसा देने से यूएफसी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि यूएफसी ने वंडर बॉय ने यूएफसी का गेम बिगाड़ दिया, है ना। उनका जो मेन कार्ड है वो उसको बिगड़ा दिया, और वो मेन कार्ड की वजह से उनको डायरेक्ट लुइस वाली फाइट मेन कार्ड में लानी पड़ी, जो यूएफसी की इच्छा नहीं थी। इसीलिए डायरेक्ट लुइस जैसे फाइटर को प्रीलिम्स में रखा गया था। पता है क्यों प्रीलिम्स में रखा गया था? क्योंकि उसकी आखिरी फाइट है। आखिरी फाइट में वैल्यू कम करने की आदत यूएफसी की होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएफसी का खुद का कहना है। यूएफसी पे वैसे तो मल्टीपल लॉ सूट चल रहे हैं, पर जो सबसे बड़ा लॉ सूट है जिसमें 150 से ज्यादा फाइटर है, उस लॉ सूट में जो डिस्कवरी जो पीरियड था उसमें बहुत सारे, एक बकायदा ईमेल है। अभी जो है ना, जो शॉन सेल्वी लोग करते हैं ना मैच मेकिंग का काम, पहले जो सिल्वा नाम का एक आदमी करता था। जो सिल्वा एक ऐसा आदमी है जिसके यहाँ मेरे यहाँ कहते हैं ना, इस आदमी को इतने जूते मारो और गिनो मत जब तक थक ना जाओ, और जब थक जाओ ना तो पानी पियो और फिर जूते मारना चालू करो जब तक थक ना जाओ, और फिर जब थक जाओ तो फिर थोड़ा पानी पियो, थोड़ा आराम करो और फिर उठ के फिर मारो। जो सिल्वा इस टाइप का आदमी था।
तो जो सिल्वा का एक ईमेल मिलता है उसमें, जहां पे वो बोलता है कि निक डियाज जो है फाइट छोड़ के जाने वाला है यूएफसी, तो जाने से पहले उसकी वैल्यू अपने को कम करना है मार्केट में। तो जानबूझ के ऐसी टफ फाइट दो कि उसमें हारने के चांसेस ज्यादा हो, है ना। जैसे कि वंडर बॉय को आप एक्सट्रीम रेसलर से फाइट करा देंगे तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा है, यानी। और या फिर प्रीलिम्स में डाल दो आप, जहां पे बोलो यार ये तो इंपॉर्टेंट फाइटर है ही नहीं हमारे लिए, तो प्रीलिम्स में फाइट करता है, जबकि उसके पहले जो डायरेक्ट यूएस से सिर्फ मेन इवेंट में फाइट कर रहा है 3-4 साल से, पर एकदम से वहां से हटके प्रीलिम्स में आ गया ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। ये पूरा प्लान पिछवाड़े में घुस गया है क्योंकि वंडर बॉय ने मना कर दिया, तो एक जगह खाली हो गई मेन इवेंट में, मेन कार्ड में। तो मेन कार्ड में उस जगह को भरने के लिए, वंडर बॉय की जगह को भरने के लिए डायरेक्ट लुइस और डेलिमा वाली फाइट जो है वो मेन कार्ड में लाई गई और एक नंबर रही वो फाइट। तो ये प्लान बिगड़ गया, इसकी वजह से शायद यूएफसी ने विंडिक्टिवनेस दिखाते हुए वंडर बॉय को नहीं दिया पैसा। अब वंडर बॉय ने क्यों मना किया होगा? वंडर बॉय ऐसा नहीं है, वंडर बॉय ना सिर्फ अच्छा फाइटर है बल्कि शानदार इंसान है। पिछले बार डैरेन टिल जो है ओवरवेट होके आया था और वंडर बॉय ने उससे फाइट की थी और हमको पता है कि एंड में क्या हुआ था। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि वो फाइट वंडर बॉय ने जीता था, बट वंडर बॉय डिसीजन में हार गया था वो फाइट। तो वंडर बॉय को लगता है कि मैं ओवरवेट जो फाइटर पिछले बार आया था उससे मैंने फाइट किया, यूएफसी पे एहसान किया मैंने, पर मेरे को उसके बदले कुछ नहीं मिला, उल्टा मैं हार के निकल लिया, है ना। और ये बहुत हद तक देखा गया है कि लोग जब ओवरवेट आते हैं ना और वो फाइट अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो जो वो ओवरवेट वाला फाइटर है ना, क्योंकि उसको एंड में वो नहीं किया, आखिरी के 4 पाउंड होता है ना, जैसे कि आप 20 पाउंड ओवरवेट है तो शुरू के 10 पाउंड आप आराम से शेड कर देंगे, फिर आखिरी के जो 10 पाउंड बचे हैं उसमें से 5 पाउंड में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, फिर 3 पाउंड में और ज्यादा मेहनत लगेगी, आखिरी के 2 पाउंड में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आप शुरू में ना आपके बॉडी में काफी सारा वाटर है तो आप उसको ड्रेन आसानी से कर सकते हो, पर जब फिर वाटर धीरे धीरे खत्म होते आता है ना तो दिक्कत में आते आते आप, वाटर है ही नहीं तो ड्रेन क्या करोगे आप, है ना। तो जो आखिरी वाला है बहुत मुश्किल होता है। उस फाइटर ने आखिरी के 4 पाउंड तो शेड किए नहीं है, इसलिए जो सबसे टफ पार्ट है उसके थ्रू वो गया नहीं है, अपनी बॉडी को दिक्कत में डाला नहीं है, इसलिए वो ज्यादा फ्रेश रहेगा, है ना। ऐसे कई लोग भी कहते हैं, मतलब ये थ्योरी भी है कि जानबूझ के फाइटर्स ओवरवेट आते हैं ताकि उनके पास एडवांटेज रहे, है ना। नील मैग्नी है, मैग्नी वाली फाइट नहीं, नील मैग्नी नहीं, जेफ नील वाली फाइट हमें याद है, उसमें मेरे को साफ साफ लग रहा था कि जेफ नील जानबूझ के ओवरवेट आया। अब खैर ये तो हो गई वेट की बात, और मेन विषय हमारा यह है कि आखिर वंडर बॉय को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब हम 1-2 महीने 1.5 महीने पहले जाते हैं और एक दूसरे आदमी की बात करते हैं, और उस आदमी का नाम है अलेक्जेंड्रे पेंटोजा। अलेक्जेंड्रे पेंटोजा की जब हम बात करते हैं तो हमें यह नजर आता है कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा पिछले 5 सालों से यूएफसी में फ्लाईवेट में टॉप 5 में है ना। इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा होता है कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा पिछले 5 सालों से चैंपियनशिप लेवल का फाइटर है, बिल्कुल है। अलेक्जेंड्रे पेंटोजा के पास जो करंट चैंपियन था उस समय मरेनो, उसके ऊपर 1 नहीं 2 विन है ना। अब जब ये आदमी, माना कि हमने चैंपियन नहीं है पर चैंपियनशिप लेवल का तो है ना, तो इसको हमारे दिमाग में तो यही बात रहेगी कि इसको ठीक ठाक पेमेंट मिलती होगी। पर जब हमें पता चला कि जब ये फाइट जीता तो उसने बताया कि अभी 2 फाइट पहले ही मैं उबर ईट्स अपने यहाँ, जैसे कि जोमेटो होता है ना स्विगी, वैसे उस पर काम कर रहा था। यानी कि ये आदमी जो लगभग 5 साल से चैंपियनशिप लेवल का फाइटर है, उसको इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके बिना किसी दूसरे काम के। इसीलिए बेचारे को उबर ईट्स में फूड डिलीवरी करना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये फेयर है ना? मेरे को तो नहीं लगता है। सभी लोगों ने कहा कि कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार, मतलब अभी 2 महीने, मतलब से 1.5 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ये आदमी ना उबर ईट्स कर रहा था डिलीवर, और आज देखो फ्लाईवेट चैंपियन है यूएफसी का, है ना। कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या नॉनसेंसिकल बात है ना। ये बात एक्चुअली इंस्पिरेशनल नहीं होनी चाहिए बल्कि सैड होनी चाहिए कि यह आदमी चैंपियनशिप लेवल का फाइटर होने के बावजूद इतना भी नहीं कमाता है कि अपने बच्चों का पेट पाल सके बिना फूड डिलीवरी के। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए वही कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसके कई भक्त थे यहां पे।
है ना। भक्तों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी के भी भक्त होते हैं ना, तो वो जिसकी भक्ति करते हैं ना उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप फैन होते हो ना यूएफसी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी और आदमी के, किसी नेता के भी फैन होते हो तो कोई दिक्कत नहीं। फैन क्या होता है कि फैन होना ठीक है, पर अगर कोई नेता गलत कर रहा है या कोई कंपनी गलत कर रही है तो आप क्या करोगे, भाई भाई मैं इसका फैन हूं बट ये बात तो गलत है यार। बट भक्त क्या करता है ना, बोलेगा यूएफसी यार मतलब कुछ गलत करती नहीं है। क्या यूएफसी अच्छी कंपनी है? यूएफसी अच्छी कंपनी है क्योंकि अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा दे रही है। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, स्टेक होल्डर्स अलग। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो यूएफसी की तरक्की से अमीर हो रहे हैं, है ना। वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो जिनका यूएफसी की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है बट वो उतने अमीर नहीं हो रहे हैं। फाइटर्स उन्हीं में से एक है। जब यूएफसी पे जो लॉ सूट किया गया जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, उस लॉ सूट में ये खबर मिलके आई कि यूएफसी अपनी कमाई का केवल 18% फाइटर्स को देता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आर ई एमैन्युअल को टोटल लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर्स के बीच में अपना प्रॉफिट शेयर मिला। अच्छी बात है, बट बाकी सारे फाइटर्स को मिला के भी उतना ही मिला। आपको क्या लगता है एक आदमी बाकी लगभग यूएफसी का रोस्टर 200 से 500 के बीच में भटकते रहता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी को कितनी पेमेंट मिल रही है और बाकी को कितनी पेमेंट मिल रही है ना। तो ये सारी बातें हैं। वहीं इस लॉसूट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें पता चला कि 18.5% यूएफसी पे करता है, बट जो लेटेस्ट यूएफसी की जो फाइलिंग है ना उससे ये पता चला है कि आजकल वो 18% जो है ना वो 17% पे हो गया है। अब ये यूएफसी क्यों कर सकता है? करने के पीछे दो कारण है। ऐसा क्यों कर सकता है? करने के पीछे दो कारण है। कारण नंबर 1 बहुत सिंपल सा है कि यूएफसी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप कहेंगे सारी कंपनियां ब्रांड होती हैं, फर्क है। जैसे कि टॉप रैंक है, मैच रूम है, पीबीसी है, ये कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आप पीबीसी का इवेंट यहां पे चल रहा है तो आप देखने चले जाओगे, नहीं। आप बोलोगे पीबीसी का इवेंट है, अच्छा ठीक है, फाइटर कौन है? फिर फाइटर अगर अच्छे होंगे ना 2 टक्कर के तो आप देखने जाओगे। वहीं आप बोलोगे टॉप रैंक का इवेंट है, अच्छा ठीक है, फाइटर कौन है? फाइटर अगर अच्छे होंगे तो आप देखने जाओगे। ठीक वैसे ही मैच रूम है, अभी डॉन किंग भी जिंदा है। वैसे इन सब के जो प्रमोशन है ना, सिर्फ प्रमोशन की फाइट हो रही है इसलिए आप देखने नहीं जाओगे। आप पहले अपने आप पूछोगे कि भाई कौन फाइट कर रहा है। बट पिछले 8 साल में आप कहेंगे कि 2015 के बाद से यूएफसी ने इतना बेहतरीन काम किया है ना अपनी ब्रांडिंग में कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी फाइट हो रही है, आप बोलते हो कि यूएफसी की फाइट हो रही है। आप देखो ना, यहां पे कई चैनल हैं जिनके नाम में यूएफसी लिखा हुआ है। यार कॉम्बैट स्पोर्ट का चैनल हो सकता है ना, फाइटिंग का चैनल हो सकता है, एमएमए का चैनल हो सकता है, यूएफसी का क्या चैनल होगा? यूएफसी तो एक कंपनी है ना। जैसे कि मैं खोलूं कि मैं कोई चैनल बनाऊं जो सिर्फ मतलब टाटा का नाम लगा दूं एंड में, तो अगर मैं टाटा का नाम एंड में लगा दूंगा तो टाटा के खिलाफ कुछ बोल पाऊंगा? क्योंकि वो तो मेरे नाम में आ गया है ना, मैंने अपने आप को उससे एसोसिएट कर लिया। ठीक वैसे ही पत्रकारों ने बाहर कर लिया है। इसीलिए मतलब सिंपल मतलब है कि आप फाइटर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि यूएफसी की फाइट है ना तो देखेंगे अपन, झंझट ही नहीं है बाकी सब चीजों की। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि यूएफसी मोनोपोली है। दुनिया भर में एमएमए में जितनी भी कमाई होती है ना उसका लगभग 80% जो है एक ही कंपनी के पास जाता है, यूएफसी के पास। सॉरी, क्या करें, फोन उठाना पड़ता है। हाँ, तो जितना भी पैसा आता है ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, सॉरी एमएमए में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं, एमएमए में लगभग 80% यूएफसी के पास जाता है। इसलिए यूएफसी के पास मोनोपोली है, पूरा नंगा नाच कर सकती है यूएफसी। यूएफसी का कोई कंपटीशन नहीं है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं जब छोटा था ना तो मैं इंदौर में जब पहली बार मेरा कॉलेज में हुआ था तब मध्य प्रदेश राज्य परिवहन हुआ करती थी। जब तक मध्य प्रदेश राज्य परिवहन थी ना तो प्राइवेट बस ऑपरेटर से बात हुई, एसएमटी वाले भाई अगर मिलना हो तो मैं फ्राइडे को यहाँ सैटरडे फ्राइडे को निकल जाऊंगा यहाँ से बैंगलोर के लिए, ठीक है। हाँ, तो जब मध्य प्रदेश राज्य परिवहन थी ना
तो सारी प्राइवेट बसों के भी रेट कम थे, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बस के रेट कम थे। अब उससे कंपटीशन करना है तो बाकी उसके भी कहीं रेट कम रहेंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन है ना, जो मतलब प्राइवेटाइजेशन वाले लोग आए, उनने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन को खत्म कर दिया। अब जब मध्य प्रदेश राज्य परिवहन खत्म हो गया ना, तो बसों के पास कंपटीशन नहीं है, प्राइवेट बसों का कोई, जब प्राइवेट बसों का कोई कंपटीशन नहीं है तो वो मन माफिक दाम बढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही यूएफसी बोलेगा अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, ये साले तो हमसे भी कम पैसे देंगे तुमको। कंपटीशन नहीं है। जब कंपटीशन होगा तो एक फाइटर के लिए दो बड़ी कंपनियां फाइट करेंगी, और जब एक फाइटर के लिए दो बड़ी कंपनियां फाइट करेंगी तो उस फाइटर को ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि ये सारी बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंटरटेन कर रहे हैं ना आपको, ये यूएफसी नहीं कर रहा है, ये वो फाइटर कर रहे हैं। ये जो आपको एंटरटेन कर रहा है ना, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। ये जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं ना, ये 2-2 महीने दिन रात जिम में काम करते हैं आपको एंटरटेन कर सके। आपको एंटरटेन करने वाले अपनी लिटरली जान दांव में लगाते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको भी बराबर से पैसे मिल सके, उसके लिए हम कुछ कर सकें? बनता है ना, गिव एंड टेक है ना। दे गिव अस एंटरटेनमेंट बट वी गिव मनी टू यूएफसी, और हम यूएफसी को पैसा देते हैं ये सोच के कि यूएफसी इनको देगा, पर अगर वो नहीं दे रहा है तो एक फ्रॉड है ना, गलत है ना। आप बताइए आपको क्या लगता है? बिकॉज देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कमजोर के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि मजबूत को तो किसी की जरूरत है नहीं, है ना। और अगर आप मजबूत के साथ खड़े हैं तो मेरे दिल में तो आपके लिए इज्जत है नहीं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यह था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।